25 नवंबर 1988। टोक्यो की सड़कों पर रात की रोशनी बिखरी हुई थी। नियॉन लाइट्स चमक रही थी। ट्रेनों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। कॉलेज व स्कूल के छात्र छात्राएं घर लौट रहे थे। उन्हीं में से एक थी 17 साल की सुंको फरोता, एक होनहार, खुशमिजाज और सपनों से भरी लड़की। वो अपने पार्ट टाइम काम से लौट रही थी, अपने साइकिल पर, बिल्कुल रोज की तरह। उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली है। एक साया उसके पीछे पीछे चल रहा था, एक लड़का जो अजनबी नहीं था। उसका नाम था हिरोशी मियानो। और कुछ ही मिनटों में जुंको का रास्ता उसके घर की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे की तरफ मुड़ चुका था जहां से वापसी नामुमकिन थी। जुंको अपनी साइकिल पर घर की ओर जा रही थी। रात थोड़ी सुनसान थी, हल्की ठंडक हवा में थी। तभी अचानक सामने से हिरोशी मियानो आया। मियानो पहले से ही एक याकुजा, जापानी गैंगस्टर ग्रुप से जुड़ा हुआ माना जाता था। उसका स्वभाव हिंसक था और उसके छोटे छोटे गिरोह में डर और दहशत फैलाना आम बात थी। उस रात उसने प्लान बनाया था किसी लड़की को निशाना बनाने का, और उनकी नज़र पड़ी जुंको पर। मियानो ने अपने दोस्त मिनाटो और अबूरा के साथ मिलकर एक चाल चली। पहले वो सामने से आया और जुंको की साइकिल को हल्का धक्का दिया। जुंको नीचे गिर पड़ी। वो तुरंत मदद का नाटक करता है। हारी ओके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जुंको, जो एक सभ्य और भरोसेमंद स्वभाव की लड़की थी, उसे मना नहीं कर पाई और वो उसे सुरक्षित समझ रही थी। लेकिन वो रास्ता जिस पर मियानो ने उसे ले जाने का प्लान बनाया था, वो उस घर की ओर नहीं, बल्कि सीधे एक बर्बर कैद खाने की तरफ जाता था। उसे जबरदस्ती एक घर में ले जाया गया। ये घर मिनाटो परिवार का था और वही जगह आगे चलकर 44 दिन तक उसकी कैदगाह बनी। उस रात जुंको को मजबूर किया गया कि वो अपने माता पिता को फोन करके कहे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं दोस्तों के साथ रह रही हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्द पहले से रटे हुए लग रहे थे। माता पिता ने उसे सच मान लिया। फोन कटते ही मियानो और उसके साथी हंसने लगे। उन्हें पता था अब लड़की पूरी तरह से उनके शिकंजे में है। अगले ही दिनों में जुंको को एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक मजाक और मजाकिया कैद नहीं है, ये एक सुनियोजित अपराध है। उसके ऊपर सख्त नज़र रखी जाती थी, कमरे की दीवारें, ताले और लगातार उसकी हर हरकत पर नज़र। वो बाहर झांक भी नहीं सकती थी। 3-4 दिन के भीतर ही उसे समझ आ गया, यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ ज़रूरी है समझना कि वो 4 मुख्य लड़के कौन थे जिन्होंने जुंको को कैद किया। हिरोशी मियानो, लीडर जो याकुजा से जुड़ा था। नोबुहारू मिनाटो, जिसके घर में जुंको को रखा गया। शिंजी मिनाटो, नोबुहारू का भाई। जोई ओगुरा, एक और दोस्त जो अपनी बेहरामी के लिए बदनाम था। ये चारों मिलकर जुंको पर हावी थे। पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इनकी उम्र सिर्फ 16 से 18 साल थी, लेकिन इनके अपराधों की क्रूरता ने पूरे जापान को हिला दिया था। सुको शुरुआत में उम्मीद कर रही थी कि शायद किसी दिन ये लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मन से वो उम्मीद धीरे धीरे गायब होने लगी। बाहर की दुनिया सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थी, लेकिन वो पहुंच से बाहर थी। हर आवाज, हर कदम, हर दरवाजे की आहट उसके लिए डर का नया कारण थी। 11वें दिन तक सुको समझ चुकी थी कि उसका हर छोटा कदम, हर सांस भी देखी जा रही है। कमरे की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि कैद का हथियार बन चुकी थी। वो जान चुकी थी कि थोड़ी सी भी गलत हरकत उसे और बड़ी सजा दिला सकती है। इसलिए उसने बोलना, हिलना डुलना, यहाँ तक कि सांस लेना भी धीमा कर दिया। 12वें दिन सुको ने खुद से बात करना भी बंद कर दिया। वो डरती थी कि अगर कोई उसकी हल्की सी भी आवाज़ सुन ले तो उसे और सताया जाएगा। 13वें दिन उसकी सोच में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या बाहर कोई मुझे ढूंढ रहा है? क्या मेरे माता पिता अब भी सोचते होंगे कि मैं दोस्तों के साथ सुरक्षित हूँ? पहली रात का फ़ोन कॉल जिसमें उसने ज़बरदस्ती कहा था, मैं ठीक हूँ, यही सब अब उसके लिए किसी श्राप की तरह हो गए थे। 14वें दिन जुंको को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने देखा कि जिन लड़कों ने उसे कैद किया है, वो अपनी सामान्य ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हैं। वे स्कूल जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, टीवी देखते हैं, हंसते हैं। लेकिन जुंको के लिए ये सब सामान्य सिर्फ बाहर था। उसका कमरा एक अंधेरी जेल थी। 15वें दिन उसे दूसरे कमरे से टीवी की आवाज़ सुनाई दी, हंसने, गाने और विज्ञापन। उसने महसूस किया कि दुनिया बाहर अब भी चल रही है, लेकिन वो उसके लिए अब
पहुंच से बाहर थी। 16वें दिन तक जुंको को समझ आया कि ये कैद सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक युद्ध भी है। बाहर की दुनिया उसकी आंखों के सामने जा रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा किसी को दिख ही नहीं रही थी। फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी। मुझे मिटाया नहीं जा सकता, मैं अभी भी मैं हूँ। 17वें दिन से उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। भूख, थकान और लगातार डर से उसकी हालत बिगड़ रही थी। 18वें दिन उसने आंखें बंद करके स्कूल की यादें ताज़ा करने की कोशिश की। ब्लैक बोर्ड पर लिखती टीचर, दोस्तों की हंसी, कॉपियों की सरसराहट, ये सब आवाज़ें उसके दिमाग में गूंजने लगी। ये उसकी आखिरी ताकत थी जिनसे वो जूझ रही थी। 19वें दिन तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे खुद भी शक होने लगा, क्या मैं और दिन झेल पाऊंगी? 20वें दिन से उसे दिन और रात का अंदाजा ही नहीं रहा। कमरा हमेशा धुंधला और अंधेरा रहता था। कभी कभी बाहर की रोशनी की झलक आती, लेकिन जल्दी ही गायब हो जाती। 21वें दिन जंको ने दिमाग में खुद को वक्त गिनकर याद दिलाया, आज शायद मेरी क्लास में गणित का टेस्ट होगा, शायद किसी दोस्त का जन्मदिन होगा। 22वें दिन ये कल्पनाएं उसे एक साथ ताकत भी देती और तोड़ भी देती, क्योंकि बाहर की जिंदगी उसकी आंखों में जिंदा थी, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक सपना रह गई थी। 23वें दिन जुंको का शरीर थक चुका था। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि उसके लिए उठना या बैठना भी मुश्किल हो गया। 24वें दिन उसने छोटे छोटे बीवर नोटिस करना शुरू किया। दीवारों पर हल्की खरोंचें, कोनों में जमा धूल, दरवाजों के पास कदमों की आहट, और इन सब को ध्यान से देखती जैसे इससे उसे थोड़ा नियंत्रण मिल रहा हो। 25वें दिन उसका शरीर हार मान रहा था, लेकिन उसका मन अब भी खुद से कह रहा था, टिके रहो, कोई आएगा, कोई ज़रूर आएगा। 26वें दिन तक उसे लगने लगा कि शायद पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। उसके माता पिता का चेहरा भी अब धुंधला सा याद आने लगा था। 27वें दिन उसे अजीब सा एहसास हुआ। कभी कभी उसे लगता कि वह खुद को कमरे में देख रही है, मान लो वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देख रही हो। ये एक मानसिक बचाव था, लेकिन डरावना भी। 28वें दिन उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन बार बार दोहराया, मेरा नाम जुंको है, मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं अब भी यहाँ हूँ। 19वें दिन तक कैद की जिंदगी उसे एक रूटीन सी लगने लगी थी। उसे सबसे बड़ा डर यही था, अगर ये सब सामान्य लगने लगे तो मैं पूरी तरह हार जाऊंगी। 30वें दिन उसने अंधेरे कमरे में बैठकर खुद से वादा किया, मैं गायब नहीं होंगी, चाहे जो भी हो, मैं खुद को मिटने नहीं दूंगी। 31वें दिन तक जुंको का शरीर बुरी तरह थक चुका था। भूख और डर से उसका वजन गिर गया था, लेकिन उसके मन में अब भी कहीं एक कोना उम्मीद का जिंदा था। 32वें दिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार की कल्पना की, माँ की गोद, पिता की हंसी और दोस्तों की बातें। उसने खुद को समझाया, अगर मैं ये सोच सकती हूँ तो मैं अभी भी जिंदा हूँ। 33वें दिन उसके अंदर और बाहर की हालत में फर्क साफ दिखने लगा। शरीर टूटा हुआ था, लेकिन मन अब भी टिके रहने की कोशिश कर रहा था। 34वें दिन जुंको को लगने लगा कि शायद मदद अब कभी नहीं आएगी। हर दिन उसके लिए एक जैसे थे, अंधेरा, डर और अकेलापन। 35वें दिन उसे लगा कि जैसे वो वक्त की गिनती ही भूल चुकी है। दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो गया। 36वें दिन उसके दिमाग में सवाल गूंजा, क्या मेरी ये कहानी कभी किसी तक पहुंचेगी या मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। 37वें दिन तक जुंको की हालत और बिगड़ चुकी थी। शरीर में ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। चलना, उठना, यहाँ तक कि बोलना भी मुश्किल हो गया। 38वें दिन अक्सर बेहोशी और होश की हालत में झूलती रही। कभी आंखें खुलती, कभी सब धुंधला। 39वें दिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, कब तक। 40वें दिन जुंको ने खुद को कमरे में एक कोने में समेट लिया। उसने लगभग बोलना बंद ही कर दिया था। अब वो सिर्फ आंखों से ही सब देखती और समझती। 41वें दिन उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर की रोशनी को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए चमक आई, लेकिन वो रोशनी तुरंत ही गायब हो गई। 45वें दिन तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके लिए सांस लेना भी संघर्ष बन चुका था। 43वें दिन जुंको की सांसें धीमी हो गई। वो ज्यादातर समय बेहोशी में ही पड़ी रहती। 44वें दिन उसकी कहानी ने दर्दनाक अंत ले लिया। जनवरी 4, 1989 पुलिस को एक सीमेंट के ड्रम में लाश मिली। अंदर थी जुंको फरूता। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसकी पूरी जिंदगी आगे थी, लेकिन वो वहीं रुक गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की
तो सामने आया कि 4 लड़के मुख्य आरोपी थे। हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनातो, यासुशी वातानाबे। ये सब 16 से 18 साल के बीच थे। चारों ने मिलकर जुंको को 44 दिन तक कैद रखा। पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए, मुकदमा चला, लेकिन जापान के कानून में उस वक्त नाबालिगों के लिए सजा बहुत हल्की थी। 4 आरोपियों को दोषी पाया गया, लेकिन उन्हें मौत की सजा या उम्र कैद नहीं मिली, क्योंकि उनकी उम्र कम थी। सजाएं अलग अलग सालों की जेल तक सीमित रही। इस फैसले ने पूरे जापान को हिला दिया। लोग गुस्से में थे। सब पूछ रहे थे, क्या एक 17 साल की बच्ची की जिंदगी इतनी सस्ती है? जुंको का केस जापान के इतिहास का सबसे कुख्यात केस बन गया। अखबारों और टीवी पर यह खबर लगातार छाई रही। लोगों ने कानून बदलने की मांग की। माता पिता टूट गए, दोस्त सदमे में थे, और पूरा देश सोच रहा था, हमारे बच्चों की सुरक्षा कहाँ है? जुंको की मौत ने सिर्फ 4 अपराधियों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखा दिया। जापान में नाबालिग अपराधियों के लिए कानून सख्त करने की बहस छिड़ गई। आज भी लोग इस केस को याद करते हैं, दर्द से, गुस्से से और अफसोस से। जुंको फरूता सिर्फ 17 साल की थी। उसकी मुस्कान, उसके सपने और उसका भविष्य छीन लिया गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जीवित है। वो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इंसानियत के नाम पर बने कानून भी इंसानियत की रक्षा नहीं कर पाते, और ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम कभी एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहाँ किसी जुंको फारूता की कहानी दोबारा न लिखी जाए?